नमस्कार, आपके साथ मैं राहुल अवस्थी। वक्त है प्रश्नकाल का। चुनाव का पहला चरण बीता, दूसरा कल बीत जाएगा। लेकिन पहले चरण और दूसरे चरण के बीच मुद्दों की दिशा और वेग दोनों बदल गए। बीजेपी जहां बीजेपी नजर आने लगी, वहीं कांग्रेस भी कांग्रेस दिखने की जद्दोजहद करती हुई दिखाई दी। कह सकते हैं वोटिंग कम क्या हुई, प्रचार के हालात भी बदले और जज्बात भी। प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को चुनाव होने जा रहे हैं। पहले चरण में मतदान प्रतिशत कम होने के बाद बीजेपी की चुनावी रणनीति और प्रचार में सियासी मुद्दे बदलते नजर आए। खास बात यह रही कि राजस्थान में हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों की एंट्री हुई। प्रदेश की सियासत में जाति का बोलबाला रहता है, लेकिन बीजेपी को अपने परंपरागत अंदाज में आना पड़ा। यूं तो बीजेपी में हिंदुत्व की बात करने वाले फायर ब्रांड नेताओं की भरमार है, लेकिन इस बार पीएम मोदी ने खुद कमान संभाली। पीएम ने कांग्रेस को मुसलमानों का हितैषी बताया और SC/ST का हक मुसलमानों को देने का आरोप जड़ दिया। साथ में पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 14 साल पुराने बयान को फिर से सुर्खियों में ला दिया। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। मोदी ने मरुधरा के सियासी संग्राम में कश्मीर की पत्थरबाजी और हनुमान चालीसा की भी याद दिलाई। मुस्लिम बाहुल्य टोंक सवाई माधोपुर की जनसभा में कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी की घटनाओं का भी जिक्र था। कर्नाटक में हनुमान चालीसा पढ़ने के दौरान हुई घटना का भी भाजपा के इस ब्रह्मास्त्र का असर भी देखने को मिला और आरक्षण और संविधान के नाम पर फ्रंट फुट पर खेल रही कांग्रेस अचानक बैक फुट पर आ गई। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। घबराए हुए हैं, डर गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन हाथ से जा रहा है। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता बात समझ गई है। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता इस चुनाव में संविधान की रक्षा करने के लिए खड़ी हो गई है। पहले चरण के मतदान के बाद जो फीडबैक मिल रहा है, उसे देखकर, भाजपा के नेताओं के भाषणों को देखकर मुझे लग रहा है कि वो समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी आज बैकफुट पर है और तमाम प्रचार संसाधन लगाने के बाद, सारी ताकत झोंकने के बाद भी जनता संतुष्ट नहीं है। और मैं मानता हूं कि ये चुनाव एक बदलाव का चुनाव है और न सिर्फ राजस्थान में, लेकिन समूचे भारतवर्ष में जहां जहां इंडिया लाइन चुनाव लड़ रही है, वहां पर हमारे उम्मीदवारों को बढ़त मिल रही है। और जो कांग्रेस के नेता अभी तक या तो प्रो माइनॉरिटी अप्रोच रखते आए हैं या सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे बैलेंस की जुगत बिठाने की कोशिश करते नजर आए। ऐसे में जब भाजपा ने अपने तर्कश का सबसे कारगर तीर यानी हिंदुत्व कार्ड का इस्तेमाल किया, तो इससे कांग्रेस कैसे निपटेगी, देखना दिलचस्प होगा। अधिराज सिंह नरू का समाचार प्लस, जयपुर। और चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रदीप सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ रहेंगे, विक्रम सैनी जी बीजेपी से हमारे साथ रहेंगे, ललित चतुर्वेदी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ रहेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं विक्रम सैनी जी आपके पास में आ रहा हूं। क्या जरूरत थी मुद्दे इतने बदलने की? बढ़िया चल रहा था आपके हिसाब से? वोटिंग कम क्या हुई, आपने मुद्दे चेंज कर दिया, आप वही पुरानी बीजेपी दिखने लगे हैं? सुखनील जी देखिए, सबसे पहले तो मैं समाचार प्लस के पूरे देश भर में जो व्यूअर्स हैं उनसे एक अनुरोध करूंगा कि लोकतंत्र के इस पर्व में कल घर से बाहर निकलें और अधिक से अधिक मतदान कर इस राष्ट्र की नई सरकार का निर्माण करें। सुखनील जी, अभी आपने मुद्दों की बात की। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ काम की शुरुआत की थी और उसी पर आगे बढ़ते हुए ना किसी जाति पे ना किसी धर्म के आधार पर किसी को लाभ पहुंचाया।
सरकार ने जो भी योजनाएं शुरू करी उनका सभी का लाभ सभी हाँ, तो वर्गों को सरकार ने बराबर योजना मिलता शुरू की। रहा। अरे विक्रम जी, जो कुछ था तो आप योजनाओं पे बात करते ना, आप तो योजनाओं पे बात कर रहे हैं, सर आप तो देखिए, हिंदुत्व पे आ गए। अगर तुष्टिकरण की बात की जाए तो भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण की राजनीति तो कांग्रेस का मेन हथियार अब तक रहा है। आप आजादी के बाद में जब पहली सरकार मिली तो देखिए वक्फ बोर्ड के पास हिंदुस्तान सरकार के बराबर की संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास गई। अगर ये आरक्षण को लेकर ओबीसी की इतनी चिंता राहुल गांधी जी कर रहे हैं तो एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को आप आंध्र प्रदेश के अंदर खत्म करते हैं, 10% मुस्लिम को देने के प्रयास करते हैं, हाई कोर्ट में रोक लगती है। आप कर्नाटक के अंदर मुस्लिमों को ओबीसी, एससी और एसटी के आरक्षण में से देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, एमयू यूनिवर्सिटी हो चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हो, उसके अंदर आपने पूर्णतः ओबीसी, एससी और एसटी का आरक्षण को खत्म कर दिया है। तो जो लोग तुष्टिकरण की पहले से पूरी राजनीति करते आए हैं और वो लोग भारतीय जनता पार्टी पे तुष्टिकरण का आरोप लगाएं, ये उन्हें कचाबी शोभा नहीं देता है। ठीक है प्रतीक जी, आपको शोभा नहीं देता है कि आप भारतीय जनता पार्टी पर ऐसे आरोप लगाएं, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आप जातियों पे आए, अगर आप जातियों पे नहीं आते तो बीजेपी को धर्म पे नहीं आना पड़ता। शुरुआत आपने की, बीजेपी ने ट्रैक बदल लिया। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जातियों की बात शुरुआत जो की थी वो नरेंद्र मोदी जी ने की थी कि मैं तो ओबीसी हूं, जिसमें तो वो पैदा जब हुए थे तो वो जनरल कास्ट में थे, बाद में उसके बाद में ओबीसी बने। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि 10 साल की सरकार चलाने के बाद अगर हिंदू मुस्लिम करना पड़ रहा है, धर्म के नाम पे वोट मांगने पड़ रहे हैं, तो 10 साल क्या चने तल रहे थे क्या, चने भून रहे थे क्या? क्योंकि 10 साल की सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां मैं बता देता हूं आपको क्या रही है। 44 साल की भीषणतम बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। अभी भ्रष्टाचार की मेरे साथी बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार इस आजाद हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार नोटबंदी में हुआ और उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड में हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड में तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई भेज करके पहले कंपनियों को डराया गया, धमकाया गया, उसके बाद उनसे पैसे लिए गए। तो और उसकी जांच कराने को भी राजी नहीं है। मेरे ख्याल में आज एक एसआईटी लगी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और मैं ये पूछ रहा हूं कि जो 2014 और 2019 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादे किए थे, उन वादों को गिनाना चाहिए था ना। वो बात कर रहे हैं हिंदुओं की, मुसलमान की, मंगलसूत्र छीन लेंगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई भी बीजेपी का व्यक्ति या आपके अपने न्यूज चैनल पे आप कांग्रेस का घोषणा पत्र खोल लीजिए, कहीं भी अगर ऐसी बात लिखी हुई प्रतीक जी, आप यहाँ गड़बड़ तो करते मैं हैं। सार्वजनिक पटल पे माफी बताइए। तो प्रतीक जी, आप गड़बड़ हो जाएगी। प्रतीक जी गड़बड़ हो जाएगी, क्यों गड़बड़ हो जाएगी मैं बताता हूँ। हाँ, नहीं गड़बड़ नहीं होगी। प्रतीक जी सुनिए, नहीं सुनिए, बोल लीजिए। सबने आपको बहुत शालीनता से सुना। गड़बड़ क्यों हो जाएगी मैं बताता हूँ। गड़बड़ इसलिए हो जाएगी, आप बीजेपी के घोषणा पत्र में ये बताइए कि कहाँ वो SC/ST आरक्षण खत्म करने के लिए कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं। हाँ, मैं बताता अगर वो कह नहीं रहे, अगर वो कह नहीं रहे, मैं बताऊंगा ना। हाँ बताइए। अब आप मेरी बात मेरे से पूछते तो मैं बताऊंगा ना। बताइए। इनके जो सांसद हैं लगातार अलग अलग, जैसे राजस्थान के अंदर ज्योति मिर्धा जी, या अलग अलग जगह पे इनके जो सांसद है वो ये कह रहे हैं कि 400 पार हो जाएगा तो संविधान बदल देंगे। हमने तो बोला नहीं, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में संविधान बदलना है, संविधान संशोधन होना। उन्होंने बोला संशोधन तो होते रहते हैं भाई साहब, सबने किए। अरे संशोधन की बात बोलिए कि संविधान बदलने की बोलिए। राहुल किसने बोला कि प्रेमबिल चेंज होगा? वी द पीपल ऑफ इंडिया, किसने बोला कि बदलने वाला है? न्यूट्रल रहे। पहले आप अपनी रिपोर्ट के अंदर ये दिखा रहे हैं कांग्रेस मुस्लिम, प्रो मुस्लिम माइनॉरिटी रहती है, तो मुझे तो सख्त आपत्ति है पहले तो आपके चैनल पे ही क्या आप इस तरीके की रिपोर्ट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कैसे बोल सकते हैं? प्रो माइनॉरिटी नहीं रहते। हमने तो बीजेपी को प्रो हिंदुत्व बोला। आपको उसमें आपत्ति नहीं हुई, आपको उसमें आपत्ति नहीं हुई, आपको इस बात पे आपत्ति है कि आप तुष्टिकरण करते आए हैं। आप जेल का पाला बदल रहे हैं प्रतीक जी, आप प्रतीक जी पाला बदल रहे हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है आपकी पार्टी की? मैं बताता हूँ आपकी पार्टी की दिक्कत क्या। सुनिए, आपकी पार्टी की दिक्कत ये कि आप जो कहते हो वो सही, आप जो कहते हो वो सही, आप जो कहते हो वो सही, क्यों मान ले कोई सही? क्यों मान ले कोई सही? आपको कि आपकी दिक्कत ये आपके तरीके से थोड़ी चलेगा। मत प्रतीक जी, किसी चीज को कहने लिखने के लिए पत्रकारिता करनी पड़ती है, हम लोगों ने की है। हमें पत्रकारिता मत सिखाइए, मैं आपको नेतागिरी नहीं सिखाऊंगा। मैंने आपको नेतागिरी सिखाई क्या? आप हमको पत्रकारिता मत सिखाइए। आप लड़ाई को मोड़ रहे हैं, आप लड़ाई को मोड़ रहे हैं। अरे साहब, आप बता दीजिए, आपका मुखपत्र है क्या? ये नेशनल हेराल्ड है क्या? बन जाए, हम बताइए 2009 में बन जाए कि आप जो क्लिप भेजेंगे वो चला दें? बात कर रहे हैं आप, आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, आप लड़ाई गलत तरफ ले जा रहे हैं। अरे प्रतीक जी समझिए इस बात को,
गलत नहीं, जगह आप लगा रहे हैं। आपकी समझिए लड़ाई इस बात बीजेपी को, से आप लड़िए, समझिए इस बात हमसे को। लड़के आपको कोई वोट नहीं मिलेगा। दायित्व निभाइए पत्रकार। अरे मैं अपना दायित्व पिछले 20 साल से निभा रहा हूं प्रतीक जी। मैं तो इतने लंबे समय से दायित्व निभा रहा हूं, जब आपकी राजनीति में एंट्री नहीं हुई होगी। आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे, मैं तब से पत्रकारिता कर रहा हूं, है ना। तो आप हमको पत्रकारिता में सिखाइए, हमने पत्रकारिता की है। मैंने आपको नेतागिरी सिखाई क्या? मैंने कहा आपको ये बोलना है, मैंने आपको सिखाया, मैंने सिखाया क्या प्रतीक जी बताइए? किसने सिखाया? नहीं सिखाया। प्रतीक जी आपकी दिक्कत ये, प्रतीक जी आपकी दिक्कत ये, आपकी दिक्कत ये, आपको जिससे लड़ना है उससे लड़ना नहीं। मुझे मत समझाओ। आप ही समझा रहे हैं, मैं क्या समझा रहा हूं? आप ही समझा रहे हैं। आप चाहते हैं हमें पत्रकार, आपने पत्रकारिता कब की प्रतीक जी बताइए? कब पत्रकारिता की बताइए? कब पत्रकारिता की प्रतीक जी बताइए? कब की? कब पत्रकारिता की? आप क्या सड़कों की खाक छान रहे थे? हाँ, खाक छान रहा था, पूरे राजस्थान की खाक छान रहा था भाई साहब। पत्रकार था, मैं झोला उठा के बोलता था। आपके पत्रकार, आपके नेताओं को सुनता था, बीजेपी के नेताओं को सुनता था। आपको अगर नहीं अच्छा लगता तो हमारे को मत बुलाया कीजिए। अरे आपको हमारे ऊपर लांछन लगा रहे। आपकी आपत्ति इस पे, आपकी आपत्ति उस पे। अरे साहब, आपकी जिससे लड़ाई उससे लड़िए, हमसे मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप गोदी मीडिया मत बनिए। आपको जिससे लड़ना लड़िए, आपको आप गोदी मीडिया मत बनिए। मैं आपको कह रहा हूँ, ये मेरी आपसे विनती है। अच्छा, अब हो गया या आपके मन में अगर कुछ और है तो बोलो, मैं आपको क्लीन करता हूँ। आप न्यूट्रल रहिए। मैं तो न्यूट्रल हूँ भाई साहब, न्यूट्रल तो आपको तो पार्टी अच्छी है लड़ने के लिए, लेकिन मुद्दे से भटका रहे हैं। बीजेपी की तरफ से वक्तव्य देंगे, गलती हो जाएगी। क्या गलती हो जाएगी? चलिए खोलिए, आप घोषणा पत्र खोलिए हमारा, अगर घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। तो आप बताइए ना, बीजेपी ने क्या खोलिए, चलिए। बीजेपी ने कांग्रेस के नेता का बयान दिखा दीजिए। मैं तो आपसे पूछूंगा ना, आपने जिस तराजू पे किसी दूसरी चीज को तोला, मैं आपसे उस तराजू को तोलने के लिए बोलूंगा। बयान बता दीजिए या हमारा घोषणा पत्र खोल लीजिए। आज का डिबेट, क्या गलती हो प्रतीक जी, मुझे ऐसा लगता है, अब क्यों नहीं मुझे लगता है प्रतीक जी आपको समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है प्रतीक जी आपको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा। सुनिए प्रतीक जी, सुनिए, ठंडे होइए, पानी पीजिए। इसलिए नहीं हो रहा आज का डिबेट। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो स्ट्रेटेजी बदली और हिंदुत्व, अरे सुनो पहले प्रतीक जी, सुनो, अरे पहले सुनो, पहले सुनो, चैलेंज देता हूं आपके। अरे सुनो प्रतीक जी, अरे सुनो, किसी नेता का स्टेटमेंट, अरे सुनो प्रतीक जी, सुनो, घोषणा पत्र में लिखा हुआ हो। आज के डिबेट का टॉपिक ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली और हिंदुत्व पे आए। आज की डिबेट का टॉपिक है क्या? बोला एक बार? आज की डिबेट का टॉपिक गोदी मीडिया बन गया है। अच्छा, नहीं, ये दिक्कत आपकी है, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। दिक्कत मेरी नहीं है। मैं ईश्वर से निवेदन करूंगा कि आपको इस वक्त सद्बुद्धि दे। दिक्कत नहीं है, आपको सद्बुद्धि दे, आपको शिष्टाचार दे, आपको बात करने का तरीका दे, आपको है सद्बुद्धि, आपको शिष्टाचार दे जो आपके पास नहीं है। मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ। अब मुद्दे पे आए प्रतीक जी, मुद्दे पे आना है नहीं आना, आपको मुझसे लड़ना है। मुद्दे पे आना है या मुझसे लड़ना है? प्रतीक जी बताइए। नहीं, मुद्दे पे तो आपने, आप बताइए, मुद्दे पे बात कीजिए। मैं तो आपको पूरा मौका दे रहा हूँ। छोड़िए प्रतीक जी, आप छोड़िए, चलिए रहने दीजिए। मैं मुद्दे पर हूं। विक्रम जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या जरूरत थी? चलिए ठीक है, विक्रम जी से मैंने सवाल ले लिया, अब मैं आता हूं ललित जी आपके पास। क्या जरूरत थी बीजेपी को और कांग्रेस को अपनी स्ट्रेटेजी इस तरीके से चेंज करने की पहले फेज के इलेक्शन के बाद में? आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो लोकसभा का इलेक्शन है बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। कोई वोटिंग का परसेंटेज जरूर कम हुआ है, लेकिन उससे जो जोश आना चाहिए था कांग्रेस में, वो जोश नहीं नज़र आ रहा है। मेरे सहयोगी प्रतीक सिंह जी अभी बहुत छोटी सी बात में अग्रेसिव हो गए थे, जो मुझे लगता है कि राजनीति के लिए कभी भी ठीक नहीं है। राजनीति में संयम, सहयोग और सहचर के साथ में आपको व्यवस्था को आगे संभालते हुए राजनीति करना चाहिए। कांग्रेस की दिक्कत यही है। कांग्रेस में क्या है कि जब भी कोई बात आती है तो बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं नेता और आपसी सहयोग को छोड़ करके आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। आज राजस्थान में इनको एक मुद्दा मिला था कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। वोटिंग परसेंटेज कम होने के कारण ये कार्यकर्ताओं में और जान फूंक सकते थे, ये कोशिश कर सकते थे कि शायद और अच्छे से चुनाव को भी आगे लड़ा जाए। लेकिन दिक्कत वही है, जहां गहलोत साहब अपने बेटे की साख को बचाने में लगे हुए हैं, इसी तरीके से जैसे प्रतीक सिंह जी अभी उबल रहे थे, उन्हीं चीज़ों पे मैं आता हूं कि छोटी छोटी बातों को लेकर के कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं। चाहे वो बाड़मेर जैसलमेर का दिलचस्प जो अभी चुनाव बना हुआ था, आप लोगों को भी पता कि सबसे दिलचस्प चुनाव इस टाइम पे बाड़मेर और जैसलमेर का है। वहां पे कांग्रेस ने अपनी ताकत लगाना ही बंद कर दिया। उम्मेदवार बेनीवाल जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, आज का देखिए, आज हनुमान बेनीवाल को साथ में लेकर के वहां पे उनको शायद सभा करानी चाहिए थी, लेकिन ये सब नहीं करके कांग्रेस ने
हनुमान बेनीवाल को जैसे ही चुनाव हुआ और साइडलाइन किया, आज हनुमान बेनीवाल ने उनको सहयोग हटा दिया है। आज की ताजा खबर मैं आपको बता रहा हूं कि आज वहां पे जो उनके बड़े नेता हैं हनुमान बेनीवाल के, गजेंद्र चौधरी जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया। और ये आपको बता रहा हूं, ये मुकाबला वापस से त्रिकोणीय रहा ही नहीं है। इस मुकाबले में कहीं ना कहीं कैलाश चौधरी जी लीड लेते हुए अब नजर आ रहे हैं। मैं यही बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो स्ट्रेटेजी बदली है, डेफिनेटली स्ट्रेटेजी बदली है, और उससे जो चुनाव का वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है राहुल जी, उससे कार्यकर्ताओं में थोड़ी बहुत निराशा जरूर थी भारतीय जनता पार्टी के, और वो दिख रहा था। वो जो मीटिंग्स हुई हैं और जिस तरीके से राजस्थान सूबे के मुख्यमंत्री खुद भजनलाल शर्मा जी ने सारी कमान को अपने हाथ में लेते हुए आज हर कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम कर रहे हैं, इससे ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटेजी भले ही चेंज की है, लेकिन वो चुनाव को लेकर के बहुत सीरियस है। बहुत सीरियस। और चुनाव को जब लेकर सीरियस आप होते हैं तो आप पूरी ताकत लगाते हैं। स्ट्रेटेजी चेंज करी है क्योंकि चुनाव है, देखिए चुनाव में जीतना ही इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत क्लियर बात है। विक्रम जी मैं आपके पास में आ रहा हूं, और अगर आप जीतेंगे नहीं, आ रहा हूं प्रतीक जी, बहुत बहस कर ली हमने, मुद्दे पे भी करेंगे प्रतीक जी, आऊंगा मैं आपके पास। मेरा बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं सज्जनता के साथ में विक्रम जी, मैं एक बार उनके पास जाना मेरा फर्ज है। विक्रम जी, आपके पास मुद्दे नहीं थे, आपने जिन स्ट्रेटेजीज के ऊपर पहला फेज निकालने की कोशिश की वो बिल्कुल धड़ाम हो गए, गिर गए। वजह यह है कि आपकी टॉप लीडरशिप उन मुद्दों के साथ में जाना शुरू कर देती है जो मुद्दे आपको कंफर्टेबल लगते हैं। जब वोटिंग कम हुई, आपको समझ में आ गया साहब लोगों को घर से निकालना है, तो वो मुद्दे पकड़ने पड़ेंगे जो हमेशा से आप करते आए हैं। देखिए राहुल जी, अगर आप इन चुनावों को देखें तो ये चुनाव हिंदुस्तान का या देश का पहला ऐसा चुनाव है जिस चुनाव में परिणाम पहले से तय है। पूरे देश के देशवासी इस बात को जानते हैं कि आने वाले समय में 400 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करेंगे। इसके कारण क्या रहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उतने उत्साह या जो वोटर था वो उतने उत्साह के साथ निकला नहीं, और कांग्रेस पार्टी के मतदाता तो बिल्कुल ही जो हताशा और निराशा के भाव में थे वो बूथ तक पहुंचे ही नहीं। बूथ ये इस मानने में कहीं अतिशयोक्ति नहीं है कि वोटिंग परसेंटेज कम रहे, और उनके हर जगह के अलग अलग कारण थे। वजह यही रही ना कि आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ी, आपको हिंदुत्व पे आना पड़ा, आपको मुसलमान मंगलसूत्र सब गिनाने पड़ गए, यही तो वजह थी ना सर? नहीं राहुल जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मोदी जी के 10 साल का विकास पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, और देश की बढ़ती हुई आर्थिक व्यवस्थाएं, हम आज तीसरे नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये देश की जनता इस बात को देख रही है कि हम आज कहां पर खड़े हैं और किस स्तर पर भारत देश के, चाहे मान सम्मान की बात हो, तुष्टिकरण की बात करें। जिस देश के प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह जी ने कह दिया कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, क्या उस पार्टी को ये कहने का अधिकार बच गया है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं? अभी मेरे मित्र कांग्रेस के एक आरोप लगा रहे थे कि भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। मैं पूछना चाहूंगा, जब कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और आम राजस्थानियों ने माना कि फोन वितरण में भ्रष्टाचार हुआ है, फोन टेपिंग के अंदर सरकार सम्मिलित है। आप लोगों ने हमेशा इन आरोपों को नकारते रहे, नहीं कल पूरे राजस्थान ने देखा है कि उनके स्वयं के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने सारे विषयों को, भ्रष्टाचार को, फोन टेपिंग को, उन विषय पे खुल के रखा है। तो कांग्रेस पार्टी वो तो कह रहा है साहब आपने बुलवाया है सामने, अरे विक्रम जी वो कह रहे हैं आपने बुलवाया, उनसे कहलवा के, उनको डरा के, धमका के। लोकेश जी ना तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के कोई किसी भी रूप में सदस्य या पदाधिकारी हैं। वो आज तक लोकेश शर्मा जी अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी हैं, और उन्होंने उस समय के हुए भ्रष्टाचार का, मुझे अच्छा लगता है अगर आप ये कहते हैं कि वो कभी भारतीय जनता पार्टी में आएंगे नहीं, कभी हम उनको ज्वाइन कराएंगे नहीं, तब मुझे समझ में आता कि आप ये बात कर रहे हैं। आज नहीं, कल हो जाएंगे। आप तो वॉशिंग मशीन लेके बैठे हैं। मैं प्रतीक जी आपके पास में आ रहा हूं, अब मुझे लगता है कि हम मुद्दे पे बात कर पाएंगे, आप भी ठंडे मैं भी ठंडा। अब प्रतीक जी ये बताइए, अगर आप जातियों पे नहीं आते, आपकी पार्टी जातियों पे नहीं आती, तो शायद बीजेपी धर्म पे नहीं आती। राहुल भाई, मैं सबसे पहले तो विकास जी की बात का जवाब देता हूँ। विकास जी ने ये बोला कि कल वो कुछ लोकेश शर्मा नाम के किसी व्यक्ति ने कुछ खुलासे किए बताए, तो सरकार इनकी है, राज्य में भी सरकार इन्हीं की है और केंद्र में भी सरकार इन्हीं की है। क्यों नहीं जांच करा लेते? जांच करा लीजिए कि उस क्लिप के अंदर क्या गजेंद्र सिंह शेखावत पैसे की लेन देन की बात कर रहे थे क्या? जांच करा लीजिए। और एक जांच ये भी करा ले कि सतपाल मलिक ने पिछले दिनों ये कहा था कि जब पुलवामा का हमला हुआ था तो मोदी जी को सब कुछ पता था, उन्होंने मेरे को बोला कि चुप रहिए आप, तो उसकी भी जांच करा लीजिए। भाई एजेंसियां आपकी है ना, आपकी सरकार है, जांच करा लीजिए। जो दोषी होगा
जो राजस्थान में दोषी होगा उसको यहां सजा मिलेगी, और जो भारत के लेवल पे जो दोषी होगा उसको वहां सजा मिलेगी। दूसरी बात, अब आपकी बात पे आ जाता हूं। जो व्यक्ति 10 साल सरकार चलाने के बाद बड़ी बहुत सारी चीजें बोलने के बाद में 2014 के अंदर 2019 के अंदर बड़े बड़े वादे करने के बाद में अगर अभी भी उनको हिंदू मुसलमान पे आना पड़ रहा है, तो मैं उनको ये मानूंगा कि वो मानसिक रूप से बीमार हैं, और उनके लिए मेरे पास एक ही शब्द है, गेट वेल सून। मैं चाहता हूं मेरे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो जल्दी स्वस्थ हो, कम से कम 4 जून तक तो वो प्रधानमंत्री हैं ही, तो 4 जून तक स्वस्थ हो जाएं, वो बहुत अच्छी बात रहेगी। तीसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का मुद्दा कभी भी जाती नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी की जो मुद्दा है वो है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय अगर किसी जाति के नाम पे, अगर किसी को आर्थिक लेवल पे या किसी को सामाजिक लेवल पे अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है, जैसा हमने कल होते हुए देखा। आप टॉप की एक खबर है कल कि जो सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी के जो समर्थक थे, उन्होंने एक दलित दूल्हे को बारात निकालने से रोक दिया। दूनी कस्बे की टॉप के दूनी कस्बे की ये घटना है। और उसके बाद में वहां पे दलितों ने पूरी मीटिंग की और उसके बाद में ये बोला कि सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और इसी सामाजिक न्याय की बात तो हमारे घोषणा पत्र में है, इसी सामाजिक न्याय की बात तो हम लगातार कर रहे हैं कि जाति के नाम पर भी भेदभाव क्यों हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए, भेदभाव खत्म होना चाहिए। ठीक है, उसी टोंक के उनियारा में प्रधानमंत्री जब सभा करते हैं तब कहते हैं जोर देकर के कि जब तक मोदी है तब तक वो आरक्षण खत्म नहीं करेगा। मैं इस सवाल के साथ इसलिए आ रहा हूं, नहीं मैं राहुल भाई 10 सेकंड लूंगा मैं, 10 सेकंड। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूं। टोंक में उसी दिन की घटना है, ये बताइए। मैं इसी चीज को आगे बढ़ाते ललित जी के पास भी जा रहा हूं। ललित जी, प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ता है कि हम आरक्षण को खत्म नहीं करेंगे, वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने बहुत स्ट्रेटेजिकली इस चीज को प्लान किया, आरक्षण वाले विषय को, संविधान वाले विषय को, और बीजेपी इस गेम प्ले में अनकंफर्टेबल थी। बीजेपी ने अपनी जेब में हाथ डाला और वो तुरुप का इक्का निकालने की कोशिश की जो अब तक चलता आया है। हिंदुत्व जब निकालते हैं तब चलते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा सेकंड फेज के बाद में हम उसी पौराणिक अपनी रणनीति पे चलते हैं जो हमको फायदा देता है, और बीजेपी अपनी उसी ट्रैक पर वापस आ गई। और इसका उनको यकीन है कि इससे हिंदू यूनाइट होता है और जातियों का जो सेगमेंटेशन है वो खत्म होता है। डू यू फील सो? देखिए राहुल जी, ये बिल्कुल क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी जब शुरू से राजनीति में आई है, जब 1980 से जब भारतीय जनता पार्टी, तब से उनका हिंदुत्व और राम मंदिर एक मुद्दा रहा है और वो हिंदुत्व की आवाज़ उठाते रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और वो दिखता भी है चुनावी सभाओं में। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हिंदुत्व को लेकर के ही केवल भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। पिछले 10 सालों को कार्यकाल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो उन्होंने कार्यकाल काम किए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ट्राई किया है कि सब जगह उनको डाउनलोड किया जाए। राजस्थान के लोकल लीडरशिप की ये कमी रही कि वो शायद इतना डाउनलोड नहीं कर पाए, इसीलिए प्रथम चरण में उतनी वोटिंग, और जो भी विक्रम सैनी जी मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि किसी कारण से कार्यकर्ता और वोटर बाहर नहीं आ पाए, तो भैया ये आपकी कमी है। जिस देश का प्रधानमंत्री 10 साल ठोक बजा करके अगर इतना अच्छा काम करने की बात करते हैं, तो आप अगर अपने कार्यकर्ता और वोटर को बाहर नहीं ले पाए, तो इसका मतलब है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में थे, और वो ओवर कॉन्फिडेंस आपका भी टूटता हुआ नजर आया। इसीलिए खुद प्रधानमंत्री जी ने आकर, देखिए यही एक भारतीय जनता पार्टी की खासियत भी है कि प्रधानमंत्री खुद अपने हाथ में सारी चीजें लेकर के और चुनाव प्रचार में उतर जाते हैं। वो जिस दिन चुनाव जीतते हैं, मुझे एक वाकया याद है कि जब 2019 में वो जब चुनाव जीते थे, उसके बाद में चुनाव के 20 दिन बाद में उन्होंने मीटिंग की थी और उन्होंने ये विश्लेषण किया था कि हम कहाँ पे कम वोटों से जीत पाए या कौन सी सीटों पे हम लोग कमजोर रहे जहां कम मार्जिन से जीते। तो ये उनके चुनाव के प्लान की माइक्रो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बताती है। लेकिन उस स्ट्रेटेजी को राजस्थान में लोकसभा इलेक्शंस में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भारतीय जनता पार्टी उतना फ्लोर पे नहीं ला पाई। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। सामाजिक न्याय का मैं एक थोड़ा सा छोटा जवाब दूंगा मेरे दोस्त प्रतीक जी को। सामाजिक न्याय की जो बातें अभी जौनपुरिया जी के क्षेत्र में जो की हैं, अगर ऐसी ही बात होती तो मीणा और गुर्जर का जो जातिवाद टोंक सवाई माधोपुर की जो सीट पे चल रहा है, आप उससे सहमत होंगे कि वहां मीणा गुर्जर को वोट देना नहीं चाहते हैं और गुर्जर मीणा को वोट देना नहीं चाहते। इसीलिए सचिन पायलट जी को शायद 2 रात वहां पे पंच पटेलों के साथ में मिन्नतें करनी पड़ी कि आप सब कुछ भूल करके हरीश मीणा जी को वोट दीजिए। हरीश मीणा जी वैसे भाग्यशाली आदमी है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा से इजीली जीत के और 2 बार विधायक रह लिए, लेकिन ये जातिवाद ही एक प्रखर मुद्दा रहेगा जो कांग्रेस ने उठाया और जिसकी वजह से जातिवाद में लड़ती हुई आपस में जातियां,
वोट देने में अब शायद कांग्रेस को कतरा रही हैं और ये बहुत अच्छे ढंग से मुद्दे नहीं उठा पाए। जिन मुद्दों की बात प्रतीक सिंह जी कर रहे थे वो मुद्दे कहीं बनते ही नहीं थे कि संविधान खत्म हो जाएगा या फिर आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि अब जनता इन बातों को तो समझ चुकी है। नहीं सर, मैं ये आपको मुद्दे नहीं होते हैं। मैं एक चीज बताऊं, एक जमाना ऐसा था जब कई मुद्दे नहीं बनते थे, बीजेपी वो मुद्दे बनाती थी, लेकिन कांग्रेस को उन मुद्दों के ऊपर सफाई देनी पड़ती थी। इस बार स्मार्टली कम से कम हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने ऐसे मुद्दे बनाए जिन मुद्दों के ऊपर बीजेपी को बहुत डिफेंसिव होना पड़ा और अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना पड़ा। विक्रम सैनी जी, आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट क्यों थे? ग्रास रूट लेवल पे कार्यकर्ता इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि आपके जो सबसे बड़े लीडर हैं उनको आना पड़ा और वो सब कुछ कहना पड़ा जो कहना चाहिए बेसिक कार्यकर्ता को कहना चाहिए था। फटाफट से मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना। देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत सक्रिय है और पूर्णतः उत्साह में है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नहीं, आप इतने उत्साह में साहब कि सब कुछ आपने सेंट्रल लीडरशिप पे छोड़ दिया है कि मोदी जी देख लेंगे। दिक्कत ये है कई बार चाहे मौसम की स्थिति रही हो, चाहे शादी ब्याह का सीजन रही हो, चुनाव पे फर्क पड़ता है तो उनका प्रभाव राहुल जी कोई कई विषयों मौसम नहीं, कांग्रेस वालों को मौसम नहीं लगता, लेकिन दूसरी पार्टियों को मौसम नहीं लगता। मौसम सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता को लगता है। शादियां सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता की होती, कांग्रेस के कार्यकर्ता की शादी नहीं होती। क्या बात कर रहे हैं विक्रम जी? मतदान कम हुआ तो हर तरफ से उस चीज का फर्क हुआ, मैं साहब को इसे स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन राहुल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक तरफ उत्साह है, दूसरी तरफ अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तो निराशा के भाव में है। अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता की आप भाषा सुन रहे थे, ये हताशा और निराशा दर्शाता है कि जो एंकर की बात सुनने के लिए तैयार है, देश के प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की वो अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो भी समय देशवासी या प्रदेश के लोग सुन रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की निराशा भी संपूर्ण लोगों को दिखाई दे रही है। और राजस्थान का बच्चा भारतीय जनता पार्टी के लिए घर से बाहर निकल के वोटिंग कर रहा है। मैं आपके चैनल पे बहुत ही विश्वास के साथ कह के जा रहा हूँ कि फिर से हैट्रिक बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। 25 की प्रतीक जी बहुत संक्षेप में 30 सेकंड है आपके पास। देखिए ललित जी की बात का जवाब देते हैं, कह रहे थे कि गुर्जर मीणा द्वेष बढ़ा, तो गुर्जर मीणा जब द्वेष बढ़ा था जब वसुंधरा जी की सरकार थी राजस्थान के अंदर, और तभी बढ़ा था। और महात्मा गांधी जी ने पिछले दिनों कहा था कि अगर एक भी व्यक्ति अगर ये चाहता है मैं मर जाऊं तो मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इसी हिसाब से आप एक भी व्यक्ति अगर वंचित, उसके साथ अन्याय हो रहा है सामाजिक, एक भी व्यक्ति के साथ में, तो फिर किस तरीके की सरकार चल रही है। और सामाजिक न्याय की जरूरत है जो कांग्रेस पार्टी देगी 4 जून को हमारी सरकार बनने के बाद। ठीक है प्रतीक जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। विक्रम सैनी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ललित चतुर्वेदी जी आपका बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल वोटिंग है दूसरे चरण की, और कौन सी पार्टी क्या कह रही है, कौन से मुद्दे हैं, ये सारी चीजें गौण है। सबसे महत्वपूर्ण ये है जो हम आपसे अपील करते हैं, घर से निकलिए, वोट करने के लिए जाइए, अपने आप को अभिव्यक्त कीजिए, जो करना चाहते हैं जैसे करना चाहते कीजिए, लेकिन वोट जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हो पाए। सुबह से हमारी खास पेशकश पौ फटते ही शुरू हो जाएगी। लगातार आप बने रहिएगा समाचार प्लस के साथ। आज प्रश्नकाल में इतना ही। नमस्कार।